तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान वो टाई सेक के 5 मास्टर्स के साथ एक साथ फाइट कर रहा होता है, क्योंकि वो पांचों के पांचों मास्टर्स उसे एक बड़े से फॉर्मेशन बैरियर के अंदर सील कर देते हैं और उसे बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। तो फेंग हान वहां पर यान फिर उस कोल्ड ड्रोन को इतनी तेजी से स्पिन करता है कि वो सारी की सारी फॉर्मेशन और बैरियर्स को तोड़ते हुए उन लोगों के पीछे चला जाता है और उस ड्रैगन और उस कोल्ड ड्रोन की एनर्जी को यूज करते हुए उन सबको पकड़कर उस कोल्ड ड्रोन के अंदर बंद कर देता है और फिर उन्हें उस कोल्ड ड्रोन के अंदर ही अपनी फॉर्मेशंस के जरिए रिफाइन करके उन्हें छोटी छोटी पपेट डॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और वो ट्यांडू फिर उन लोगों को बचाने के लिए फेंग हान पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उन पांचों के पांचों मास्टर्स को फेंग हान से रिकवर करने में कामयाब हो जाता है। मगर फेंग हान अपनी जान बचाने के लिए वो इमोर्टल एडोब की सील को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इसके अंदर चला गया तो शायद वो बच सकता है, वरना वो मास्टर्स उसे मार डालेंगे। मगर वो बैरियर इतना ज्यादा मजबूत था कि फेंग हान को उसे क्रॉस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उन लोगों ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, मगर उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इतने में अचानक वो ड्रैगन बाहर निकल आता है और फेंग हान को लेकर फौरन से उस इमोर्टल एडोब के अंदर चला जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान उस इमोर्टल एडोब के अंदर आ पहुंचा था, जो कि बिल्कुल अजीब तरह की दुनिया होती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो कोल्ड ड्रोन अभी भी वहां पे मौजूद था और उसके अंदर हम लोग फेंग शाओलिन को देखते हैं। वो बेहोशी की हालत में थी, मगर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो अभी भी जिंदा है और उसी कोल्ड ड्रोन के अंदर है। मगर जब वो उठकर सामने देखती है तो फेंग हान उसके सामने मौजूद होता है, जिस पर वो फेंग हान से कहती है क्या हम लोग जिंदा बच गए। तो फिर वहां पर यान उन लोगों को बताता है कि तुम लोग अब इमोर्टल एडोब के अंदर आ चुके हो, तुम लोगों के एविडेंस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, यानी कि बाहर की दुनिया को तुम्हारा कुछ भी पता नहीं है। और जहां तक बात इमोर्टल एडोब की है तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई एनर्जी फील नहीं हो रही, जैसे कि यहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि बाहर की दुनिया को पता चल गया है कि ड्रैगन स्क्रिप्चर तुम्हारे पास है और तुम इस इमोर्टल एडोब के अंदर मौजूद हो सकता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुंचे। तो फेंग हान कहता है ये तो अच्छा है कि हम लोग कम से कम अपनी जान तो यहाँ बचा सकते हैं, चलो इस इमोर्टल एडोब को एक्सप्लोर करते हैं, हो सकता है कि शायद हमें यहाँ पे कुछ मिल जाए। ये कहने के साथ वो लोग जैसे ही उस इमोर्टल एडोब के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। और फेंग हान कहता है अच्छा तो ये है टाई युआन इमोर्टल एडोब, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह का दिखता होगा। उन लोगों को वहां पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के ढांचे पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं, जैसे कि वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। इतने में फेंग हान को वहां पर एक सोर्ड दिखाई देती है, तो फेंग हान फौरन से उस सोर्ड को अपनी एनर्जी से खींचकर अपने पास ले आता है। वो सोर्ड भी हजारों साल पुरानी थी और यहाँ पे कई हजार साल से पड़ी हुई थी। उसे देखकर फेंग हान उसकी एनर्जी को चेक करता है और फिर जैसे उसे हल्का सा मूव करता है तो वो टुकड़े टुकड़े होकर वहीं गिर पड़ती है, जिस पर फेंग हान समझ जाता है कि ये सोर्ड काम की नहीं है। मगर वो यान से कहता है कि आखिर अवतार रियलम के लोग तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, वो यहाँ पर कैसे मारे जा सकते हैं। अगर ये सोर्ड यहाँ पे हजारों सालों से मौजूद थी और सरवाइव कर गई थी तो फिर इन लोगों को भी सरवाइव कर जाना चाहिए था। तो वो ड्रैगन उसे बताता है कि टाई युआन इमोर्टल एडोब के अंदर टाइम बिल्कुल डिफरेंटली वर्क करता है, यानी कि बाहर की दुनिया का सिर्फ एक दिन यहाँ पे एक साल के बराबर होता है। ये बात सुनकर उन दोनों को एक जोरदार धचका सा लगता है और वो ड्रैगन उन लोगों को बताता है कि यूं समझ लो कि अगर बाहर की दुनिया में सिर्फ 2-4 साल गुजरे होंगे तो यहाँ इमोर्टल एडोब के अंदर कई 100 साल गुजर चुके होंगे। और अगर कोई शख्स यहाँ पर आज से कई हजार साल पहले आया था तो समझ जाओ कि उसे यहाँ पर कई हजार साल गुजर चुके हैं। ये बात सुनकर फेंग हान काफी ज्यादा खुश भी होता है और कहता है कि चलो फाइनली मुझे कोई ऐसी जगह मिल गई कि जहाँ मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कुछ साल तक प्रैक्टिस करता हूँ तो फिर मैं आराम से हुओ ट्यांडू को हरा सकता हूँ, क्योंकि 10 साल यहाँ पे तो कई हजार सालों के बराबर होंगे और अगर मैं हजारों सालों की ट्रेनिंग करूंगा तो बाहर की दुनिया में हुओ ट्यांडू तो फिर मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा। मगर यान कहता है कि इमोर्टल एडोब के अंदर मौजूद जितनी भी एनर्जी है वो काफी ज्यादा थिन है, मुझे नहीं लगता कि इसे कल्टीवेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर तुम्हारा लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा लंबा हो तो भी तुम काफी लंबे टाइम तक जी सकते हो, मगर उसके बावजूद भी तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन भी नहीं कर पाओगे और तुम यहाँ पर खाओगे क्या, तुम तो यहाँ भूखे मर जाओगे। ये बात सुनते ही फेंग हान कहता है क्या इमोर्टल एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कैसे हो सकता है। ये कहने के बाद वो उसी इमोर्टल एडोब के अंदर मौजूद हल्की सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए फौरन से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और वो कहता है कि वाकई में यहाँ पे स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा थिन है, यानी कि इसे कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा। मगर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो फौरन से उस ग्रीन वुड ट्री का यूज करता है और बाहर मौजूद जितनी भी एनर्जी होती है उसे उस इमोर्टल ट्री के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसे अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू करता है। तो ये ट्रिक काम कर जाती है और इस तरह फेंग हान उस थिन एनर्जी को भी बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर बाहर खड़ा हुआ यान कहता है कि यकीन नहीं आता कि इस लड़के ने कल्टीवेशन करने के लिए थिन एनर्जी को भी यूज करने का तरीका ढूंढ लिया है। मगर फेंग हान वो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इस पतली सी एनर्जी को भी हम लोग यूज कर पाएंगे। तो यान कहता है कि भले ही ये एनर्जी काफी हल्की सी है मगर ये तुम्हारी कल्टीवेशन में काम आएगी। इतने में उन लोगों को वहां से एक रेड एनर्जी फील होती है, जिस पर वो लोग उस तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक और स्केलेटन बॉडी पड़ी हुई है जो कि हजारों साल पुराने किसी वॉरियर की है। वो लोग उसे देखते हैं कि उसकी बॉडी तो किसी जेड स्टोन की तरह बन गई है। मगर जब फेंग शाओलिन वो उस बॉडी को देखती है तो वो उसे पहचानने लगी थी, मगर अचानक जब वो उस बॉडी के पास पड़े हुए फ्लैग को देखती है तो वो कहती है कि ये तो वर्मिलियन बर्ड फ्लैग है और शायद ये वही क्लाउड फेरी होगी जो कि हजारों साल पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी। ये सुनकर फेंग हान कहता है, क्या कहा तुमने? फायर क्लाउड फेरी? तो फेंग शाओलिन बताती है कि हाँ, हिस्ट्री में पढ़ा गया है कि हुयुन नाम की ये वॉरियर शिव जुकी पर रिलाय करते हुए इमोर्टल एडोब के अंदर आ गई थी। मगर उससे पहले वो अंडरवर्ल्ड डीमंस के पास गई थी और वहां मौजूद न जाने कितने ही डीमंस को मार डाला था और कहा जाता है कि उसने अवतार रियलम के 7th लेवल को भी अचीव कर लिया था। जिसके बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया से वो लड़की अचानक कहीं गायब हो गई थी और किसी को पता भी नहीं चला कि वो इमोर्टल एडोब के अंदर चली गई थी। मगर लगता है कि शायद वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाई। ये बात सुनकर फेंग हान भी हैरान हो जाता है कि गोल्डन कोर लेवल की मास्टर वो यहाँ पर पड़ी हुई है, यानी कि मेरा तो फिर यहाँ से निकलने का कोई भी चांस नहीं। इतने में यान को फील होता है कि इसका वो कोर अभी भी इसकी बॉडी में मौजूद है, जिसके बाद वो फौरन से उसकी बॉडी से उसका वो कोर निकाल लेता है। वो एनर्जी कोर अभी भी पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज होता है और वो कल्टीवेशन के लिए अभी भी बहुत ज्यादा यूजफुल था। मगर यान कहता है कि इस कोर के अंदर अभी भी 28 कलर की सुपर नेचुरल एनर्जीज मौजूद हैं। यूं समझ लो कि ये दुनिया तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लकी है, तुम यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को काफी हद तक प्रोग्रेस दे सकते हो। मगर तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही बात बुरी है और वो ये है कि इस कोर लेवल को यहाँ पर कई हजार साल गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से इसका लेवल डाउन होकर 5th लेवल पे जा चुका है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फीदर इमोर्टल सेक्ट के अंदर फेंग किंगशुई वो एल्डर ट्यानजिंग के पास जाती है और उससे कहती है कि हुओ ट्यानडू ने हमारे फीदर इमोर्टल सेक्ट के एक डिसाइपल को मजबूर कर दिया कि वो खुदकुशी करने के लिए इमोर्टल एडोब के अंदर चला जाए। वो लड़का हमारे सेक्ट का एक जीनियस और ट्रू डिसाइपल था। तो एल्डर ट्यानजिंग वो ट्यानडू से कहता है तुम इस पर क्या कहना चाहोगे? तो वो ट्यानडू कहता है कि मैं फेंग किंगशुई से बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करूंगा, उसने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। मगर मैं कुछ लोगों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि वो कुछ डिफरेंट कहेंगे। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां पर 4 लोगों को बुला लेता है, जिनमें से एक फेंग किंग भी होती है और उसका वो बॉयफ्रेंड जो कि उसने एक आइलैंड में फंसाया था वो भी उसके साथ मौजूद होता है। ये देखकर फेंग किंगशी हैरान होती है कि उसकी सिस्टर वो उसके खिलाफ बोलने वाली है और हुओ ट्यानडू कहता है कि फेंग किंगशी तो तुम्हारी बहन है, उम्मीद है तुम उसके खिलाफ झूठ नहीं बोलोगी। तो फेंग किंग भी बताती है कि एल्डर ट्यानजिंग मैं फेंग हान को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस वो बहुत ही ज्यादा तेज थी, वो आए दिन ब्रेक थ्रू करता था। मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का डेमोनिक आर्ट को यूज करता है और वो एक डीमन और वो कोई डीमन है। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर से कहती है कि वो लड़का इतने टाइम तक आपको बेवकूफ बनाता रहा, आपको कभी भी उस पर यकीन नहीं आया, आपको कभी भी हमारी बात पे यकीन नहीं आया। हम लोग कई बार आपको बता चुके थे कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। मगर फेंग किंगशुई वो गुस्से में कहती है क्या तुम मुझसे इस तरह बात करोगी? ये सुनते ही वो लड़की चुप हो जाती है, मगर वो अपने बॉयफ्रेंड को इशारा करती है तो वो लड़का फौरन से आगे आता है और वो एल्डर ट्यानजिंग से कहता है कि मैं स्लीपलेस नाइट आइलैंड का यंग मास्टर हूँ। फेंग हान ने मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया है और वो मुझे भी मारना चाहता है, प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। हमारा स्लीपलेस आइलैंड वो आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए भी तैयार था और हम लोग आपके साथ मिलकर डीमंस के खिलाफ फाइट करने वाले थे, मगर उससे पहले ही फेंग हान ने मेरे फादर को मारकर पूरी की पूरी डील को खराब कर दिया है। और फिर जी नांटियान और मास्टर युआन जियांगकोंग वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी फेंग हान बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, वो जरूर
डिमोनिक सेक्ट का कोई मेंबर है। ये बात सुनकर एल्डर ट्यानजिंग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, मगर फिर किसी की आवाज आती है। वो कहता है कि अगर एल्डर ट्यानजिंग फैसला नहीं कर पा रहे तो फिर हम कर देते हैं। इतना कहने के बाद हम लोग वहां पर एक और मास्टर को देखते हैं जो कि फीदर इमोर्टल सेक्ट का सुप्रीम मास्टर होता है और वो काफी ज्यादा यंग दिखता है। उसे देखकर वो सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं और कहते हैं कि चेंग जियाओ मास्टर। और एल्डर ली यांगजी कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चेंग जियाओ बताता है कि मेरी कल्टीवेशन टेक्निक कंप्लीट हो गई है और अब मैं अपने फीदर इमोर्टल सेक्ट में अपना चार्ज वापस ले रहा हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों को बताता है कि हमारे सेक्ट का हर एक ट्रू डिसाइपल वो हमारे सेक्ट की फाउंडेशन है, इसलिए हमें उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए, ना कि उन्हें मारने के लिए मजबूर करना चाहिए। हुओ ट्यांडू, क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? ये सुनकर सारे ही मास्टर्स वो हुओ ट्यांडू की तरफ देख रहे होते हैं और हुओ ट्यांडू चुपचाप कहता है कि मास्टर मैं समझ गया। जिसके बाद चेंग जियाओ वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो फिर अब हम लोग ट्रू डिसाइपल की प्रोटेक्शन के लिए आगे बात करने वाले हैं, मगर उससे पहले जरा इन इनर डिसाइपल्स को यहाँ से बाहर भेजो। ये कहने के बाद वो उस आइसलैंड मास्टर को फौरन से वहां से बाहर निकालने के लिए उसके चारों तरफ एक डोमेन बनाकर उसे टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी एनर्जी जैसे यूज करता है तो वो यंग मास्टर वहां से कहीं गायब हो जाता है। और फिर वो मास्टर फेंग किंग वी से कहता है कि तुमने अपनी ही बहन को धोखा दिया और उसके साथ साथ तुमने हमारे ट्रू डिसाइपल के खिलाफ हमारे ट्रू डिसाइपल के अगेंस्ट झूठी गवाही देकर बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। तुम्हें इसके लिए सजा दी जाएगी। आज से तुम 3 साल के लिए एक कैट के फॉर्म में रहोगी। और वो युआन जियांगकोंग और ये नानटियान से कहता है कि तुम लोग अगले 3 साल के लिए चूहे बनकर रहोगे। ये सुनते ही वो दोनों ही हिलकर रह जाते हैं और फौरन से हुओ ट्यांडू से कहते हैं कि मास्टर प्लीज हमें बचा लीजिए, हम लोग चूहे नहीं बनना चाहते। और यहाँ पर फेंग किंग भी बिल्कुल बेबस हो जाती है। वो बिल्ली बनकर नहीं रहना चाहती थी, मगर उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी सिस्टर की तरफ देखती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मगर फेंग किंग शुई कहती है कि मास्टर प्लीज इन्हें जल्दी से दफा कीजिए। ये कहने की ही देर थी कि सुप्रीम मास्टर फौरन से उन तीनों के तीनों को चूहे और बिल्ली में कन्वर्ट कर देता है और वो लोग वहां से फिर भागकर कहीं दूर चले जाते हैं। और मास्टर चेंग जियाओ वो उन लोगों से कहता है कि ये लोग अगले 3 साल तक इसी फॉर्म में ही रहेंगे और कोई भी इनकी हेल्प नहीं करेगा, ना ही इन्हें मारेगा। अगर ये लोग 3 साल के अंदर सुधर जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना मैं इन्हें पूरी लाइफ इसी तरह ही रखूंगा। जिसके बाद वो वहां मौजूद सारे ही मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ का सुप्रीम मास्टर हूँ और मैं किसी के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं सुनना चाहता। हमें उस लड़के को रेस्क्यू करने के लिए वहां पर जाना ही होगा, क्योंकि उस लड़के के पास कीमती ट्रेजर्स है। मगर ली यांगजी कहता है कि इमोर्टल एडोब वो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां से कभी भी कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। मुझे लगता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। हम लोग उस लड़के के लिए किसी की जान को दांव पर नहीं लगा सकते। मगर सुप्रीम मास्टर कहता है तुम जानते हो ना कि उस लड़के के पास क्या है। वो ट्रेजर किसी और के हाथ लग गया तो फिर हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा। हमें उस लड़के को हर हाल में उस इमोर्टल एडोब से निकालना होगा और क्योंकि वो हमारे सेक्ट का एक ट्रू डिसाइपल है तो वैसे भी उसकी मदद करना हमारी ही जिम्मेदारी है। ये सुनकर ली यांगजी फिर दिल ही दिल में कहता है कि मुझे पहले भी शायद किसी ने बताया था कि फेंग हान के पास कोई ट्रेजर है। उस वक्त मैंने फेंग हान की बात पर यकीन नहीं किया। मुझे आज उस पर बहुत अफसोस हो रहा है। वो असल में अपने ही बेटे की बात कर रहा था जिसे फेंग हान ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। मगर वहां पे मौजूद एक और ओल्ड मास्टर कहता है कि अगर वाकई में उस लड़के के पास वो ड्रैगन स्क्रिप्चर मौजूद है तो वो हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उससे न सिर्फ हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बल्कि हमारे पास जितनी भी ट्रेजर्स की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और फिर दूसरा मास्टर कहता है कि हमारे पास जो एलिक्सियर्स की कमी हो रही है उसे भी हम लोग उस स्क्रिप्चर के जरिए पूरा कर लेंगे और आगे चलकर हमारे सेक्ट को कभी भी एलिक्सियर्स की कोई कमी नहीं होगी। और फिर एल्डर ट्यानजिंग भी सब लोगों से कहता है कि उस मैप के अंदर न जाने कितने ही टेक्निक्स छुपी हुई हैं। हम लोग अगर उसे हासिल कर लेते हैं तो हम लोग भी अपने सेक्ट को टॉप तक ला सकते हैं और ये मैप आगे चलकर डिमन एंड इमोर्टल वार में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। वो सारे के सारे मास्टर उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए आपस में राजी हो जाते हैं और फेंग किंग शुई वो उन लोगों से कहती है कि
अगर फेंगहान के पास वो मैप मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो मैप फेंगहान को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर चुका है, इसीलिए हमें उस डिवाइन स्क्रिप्चर को ही फॉलो करना चाहिए और फेंगहान को रेस्क्यू कर लेना चाहिए। मगर यहाँ पर हुआ ट्यांडू कहता है कि हम लोग उसको रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं, मगर जहाँ तक बात उस स्क्रिप्चर की है तो वो शायद उसे ना मिल पाए। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि हम लोग उसे एक और न्यू लाइफ देने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमारे सेक के साथ कंट्रीब्यूट करेगा तो शायद उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ही हाई होंगे। मगर फेंग किंगशुई वो ट्यांडू से कहती है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 1000 से भी ज्यादा एलेक्सियर्स मौजूद हैं, तुम आखिर उन्हें अपने सेक के लिए यूज क्यों नहीं करना चाहते? क्या तुम अपने सेक के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करोगे? ये सुनकर वो सारे ही लोग वो ट्यांडू की तरफ देख रहे होते हैं कि क्या इसके पास इतने ज्यादा एलेक्सियर्स मौजूद हैं कि ये अपने सेक की कोई मदद नहीं करना चाहता। वो ट्यांडू जब ये बात सुनता है तो वो भी बिल्कुल बेबस हो जाता है और वो समझ जाता है कि फेंग किंगशुई ने उसे फंसा दिया है। मगर यहाँ पर सुप्रीम मास्टर कहता है कि ट्यांडू मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुमने इंपीरियल सेक के साथ जिस तरह की डील की है, इस तरह इंपीरियल सेक को हमारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने एलेक्सियर्स मौजूद हैं और तुम यहाँ के एक हेड मास्टर हो और मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बात वो ट्यांडू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, मगर वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील करने लगा था। मगर फिर सुप्रीम मास्टर वो ट्यांडू से कहता है कि फेंगहान क्योंकि वो तुम्हारा ही एक डिसाइपल है और तुम एक हेड मास्टर हो तो इसीलिए तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें अपने सेक के डिसाइपल को रेस्क्यू करना चाहिए। मगर फिर यहाँ पर फेंग किंगशुई कहती है कि पूरी दुनिया को अब उस येलो ड्रैगन स्क्रिप्चर के बारे में पता चल चुका है और सब लोग उसे हासिल करने के लिए वहां जाने वाले होंगे, इसलिए हमें भी हर हाल में फेंगहान को रेस्क्यू करना होगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि बाहर की दुनिया में एक दिन गुजर चुका था और अंदर फेंगहान को 1 साल गुजर चुका था। वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाता जा रहा था, मगर हमें दिखाया जाता है कि जब वो एक मौके पर एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा था तो उसे एक झटका सा लगता है और उसकी कल्टीवेशन बीच में ही रुक जाती है। मगर फेंगहान देखता है कि यान वो उसके सामने खड़ा हुआ है और उसी की तरफ आ रहा है। ये देखते ही वो खड़ा होकर फिर यान से कहता है कि 1 साल पहले मैंने अवतार रियलम के पिनेकल लेवल को अचीव कर लिया था, मगर उसके बाद मैंने पूरा 1 साल तक ट्रेनिंग की है और अभी तक मैं कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। तो वो ड्रैगन उसे बताता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने यिन यांग की ट्रू मीनिंग को अभी तक नहीं समझा है। मैं क्योंकि येलो स्प्रिंग रिवर वेन का एक ड्रैगन हूँ तो मैं तुम्हें यिन यांग मेथड टीच नहीं कर सकता। जिस पर फेंगहान कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है, वैसे भी ये जगह पूरी तरह से खाली है, यानी कि मुझे यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और टाइम की तो हमें कोई परवाह है ही नहीं, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम मौजूद है। फेंगहान को वहां पर काफी ज्यादा टाइम गुजरता जा रहा था, उसकी कल्टीवेशन वो अभी तक प्रोग्रेस हासिल नहीं कर पाई थी, उसे सिर्फ और सिर्फ यिन यांग एनर्जी को समझना था, जिसके बाद जाकर वो नया ब्रेक थ्रू कर पाएगा। वो फेंग शाओलिन से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी बाकी है ना? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैंने जो लास्ट एलेक्सियर खाया था उसकी एनर्जी अभी भी मेरे पास बाकी है। तो फेंगहान उससे कहता है कि तुम्हारी ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, इससे बेहतर है कि तुम मेरी अजूर ऑफ वुड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। ये बात सुनकर वो लड़की काफी खुश होती है कि फेंगहान उसे अपनी एनर्जी देकर उसे जिंदा रखना चाहता है, यानी कि फेंगहान उसकी परवाह करने लगा है। जिसके बाद वो फेंगहान से कहती है अगर ऐसा है तो फिर मैं बिल्कुल भी ना नहीं कहूंगी। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ बैठ जाते हैं और फेंगहान उसे अपनी वुड एनर्जी देने के लिए उस वुड के लीफ का इस्तेमाल करता है और वर्ल्ड टेक्निक को यूज करता है जो कि वर्ल्ड आर्ट से बिलोंग करती है। जब वो एनर्जी उस पूरे ग्राउंड में फैलती है तो वो एनर्जी वहां पे मौजूद कुछ मिस्टीरियस गेट से जाकर टकराती है, जिसके अंदर से हमें एक ह्यूमन वॉइस सुनाई देती है। वो आदमी फेंगहान और उस लड़की से कहता है कि ये क्या किसी ने यहाँ पर वर्ल्ड आर्ट का यूज किया है? उस आवाज को सुनते ही फेंगहान और फेंग शाओलिन दोनों ही रुक जाते हैं और उस तरफ देखते हैं। वो शख्स जो कोई भी था वो फेंगहान से कह रहा था कि क्या तुम वाकई में वर्ल्ड आर्ट टेक्निक को यूज कर रहे थे? मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये टेक्निक आज भी एग्जिस्ट करती है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि तुम इस इमोर्टल एडोब के अंदर फंस चुके हो। तो फेंगहान उससे कहता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप
हमारी ही तरह के कोई ह्यूमन है और इमोर्टल एडोब के अंदर फंसे हुए हैं। तो वो शख्स कहता है कि हाँ, मैं भी कई हजार साल पहले यहाँ पर आया था और यहाँ पर फंस गया था, मगर मैंने इस मिस्टीरियस गेट के अंदर अपने आप को सील कर दिया है। तुम जब इस इमोर्टल एडोब गेट के अंदर आए थे उसी वक्त ही मुझे पता चल गया था कि तुम इस दुनिया में आ चुके हो। तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड भी लग रहे हो, मगर बदकिस्मती ये है कि तुम्हारा फ्यूचर वो बिल्कुल मेरी ही तरह का है। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ। तो फेंगन उसे कहता है अगर ऐसा है तो फिर ज्यादा बात करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्यों ना मैं अपनी कल्टीवेशन पर ही फोकस करूं। हो सकता है शायद मैं यहाँ से निकल जाऊं। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए जाकर बैठ जाते हैं और पीछे मौजूद वो एल्डर उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग सच में काफी समझदार लग रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंगहान दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। तो वो एल्डर फेंगहान से कहता है कि क्या तुम्हें यिन एंड यांग एनर्जी को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके साथ वो एक बहुत ही बड़ी डिवाइन स्पिरिचुअल सोर्ड को रिलीज करता है, जो कि सीधा फेंगहान की तरफ आ रही होती है, मगर वो उसके आगे आकर रुक जाती है। और वो मिस्टीरियस एल्डर कह रहा होता है कि तुम्हें अगर यिन यांग लेवल को अचीव करना है तो फिर तुम्हें अपने ऊपर सोर्ड स्ट्राइक करनी होगी। जिसके बाद फेंगहान को अब समझ में आने लगता है कि उसे अपनी स्पिरिट को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए उस सोर्ड का सहारा लेना होगा। वो फौरन से उसी सोर्ड को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्रेक थ्रू करने के लिए उसी सोर्ड को अपने ऊपर बहुत ही जोर से दे मारता है। जिसके बाद वो सोर्ड एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फेंगहान पूरी तरह से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसका कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड हो जाता है। और हमें बताया जाता है कि फेंगहान लाइफ एंड डेथ रियलम को भी अचीव कर लेता है, जो कि अवतार रियलम का 6th लेवल होता है। और फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंगहान जब वो अपनी न्यू पावर्स को यूज कर रहा होता है तो वो देखता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कोई भी शेप क्रिएट कर सकता है और किसी भी चीज को अपनी एनर्जी से लाइफ दे सकता है। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी से एक छोटा सा बर्ड क्रिएट करता है और उसे लाइफ देकर वहां से उड़ा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंगहान वो उसी बर्ड को अपनी एनर्जी के जरिए दोबारा से एक फ्लेमिंग लाइन में कन्वर्ट कर देता है और वो इंपीरियल फ्लेमिंग लाइन काफी ज्यादा ताकतवर होता है। जब वो फेंगहान की तरफ आ रहा होता है तो फेंगहान फिर से उसकी बॉडी में एक एनर्जी इंजेक्ट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लेमिंग लाइन फिर एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि साइज में बड़ा और काफी ताकतवर भी होता है। और फेंगहान के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो फेंगहान उसे दोबारा से अपनी बॉडी में समन करता है। तो वो जायंट स्नेक स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होकर वापस से फेंगहान की बॉडी के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।